चलिए अब बात करते हैं मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में। तो मेजर रॉक एडिक्ट में जो 14 पॉइंट्स हैं उसके मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे बना रखे हैं। पहले कोशिश ये करनी है कि इन कीवर्ड्स को याद कर लिया जाए, उसके बाद इन पॉइंट्स में जो डिटेल है उसको हम बाद में देखते हैं। तो देखिए, जो पहला रॉक एडिक्ट है उसमें कीवर्ड है स्लॉटर, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉक एडिक्ट का उसमें अशोक का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे सेरेमनीज होती हैं जिसमें कि जानवरों को मारा जाता है और उसके बाद हवन किया जाता है। तो अशोक का कहना है कि किसी भी ऐसी सेरेमनीज को, किसी भी ऐसे उत्सव को बंद किया जाए जिसमें कि जीव को मार करके हवन करना पड़े। तो इस तरह से एनिमल स्लॉटर को यहाँ पे बैन करने की बात की जा रही है। तो कीवर्ड हमारा क्या बन गया? स्लॉटर। ठीक, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, जो रॉक एडिक्ट नंबर 2 है, इसका कीवर्ड बनाया गया है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा यहाँ पे जो मॉडर्न एम्पायर के आसपास के दूसरे और कंट्रीज़ हैं या दूसरे जो रीजन्स हैं उनकी बात की गई है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में अशोक बताते हैं कि चाहे वो मनुष्य हो या चाहे वो जानवर हो, दोनों के लिए ही मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था न केवल अशोक के राज्य में बल्कि बाहर के सराउंडिंग में भी जो उसके नेबर रीजन्स हैं, नेबर स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी की जाए। तो यहाँ पास जो नाम आते हैं नेबर कंट्रीज़ के, नेबर रीजन्स के, उसमें आता है चोल, पांड्य, ये साउथ में, और सत्यपुत्र। सत्यपुत्र का एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता लग पाया, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि केरल के पास में ही था। और केरल पुत्र, इसके बाद ताम्रपर्णी श्रीलंका के लिए, और साउथ का जो पार्ट था तमिलनाडु वाला, वहाँ का कुछ पार्ट इसमें आता था। और इसके अलावा एंटियोकस 2। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 लोकेशन तो इंडिया से डायरेक्ट जो रिलेटेड है और एंटियोकस बाहर के लिए। तो इस तरीके से ये कीवर्ड हमारा सेकंड बन जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट। पहले का स्लॉटर था, दूसरे का मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे में 2 बातें हैं, 2 चीज़ें हैं जो कीवर्ड बनाने लायक है। एक तो है ब्राह्मण। हालांकि ब्राह्मण वर्ड इसमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बुक्स में ऐसा दिया रहता है, किसी भी बुक में देखें तो जनरली ब्राह्मण के बारे में 3rd पॉइंट में दिया रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्राह्मण के बारे में अशोक ने क्या बोला है कि इसमें कहते हैं कि देखिए, जब से इसका जो स्टेटमेंट है एडिक्ट नंबर जो 3 है, इसमें ये बात आती है कि जो किंग देव नाम प्रियदर्शी हैं, वो कहते हैं कि जब से मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया है तो हर जगह मैंने 3 यहाँ पे वो ऑफिसर्स का नाम लेते हैं, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक। इन सबको मैंने ये कह दिया है कि आप हर 5 साल में, इन अधिकारियों को अशोक कहते हैं कि हर 5 साल में आप विजिट करेंगे और आप ये देखेंगे कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो ठीक तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फिर इसके बाद अगले स्टेटमेंट में, इसी 3rd में ही अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि माँ और पिता की आज्ञा को मानना ये अच्छा काम है, इसे करना चाहिए। दोस्तों के लिए आपको उदार रहना चाहिए। और इसमें कहते हैं कि ब्राह्मण जो है उनके प्रति आपको व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। और इसमें कहते हैं कि इसमें भी फिर से बोला गया है कि जानवरों की हत्या नहीं करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे महामात्र का भी वर्ड आता है कि भाई सभी जो महामात्र हैं, काउंसिल के लिए वर्ड आता है। तो सभी जो महामात्र हैं, जो युक्त हैं, युक्ताज, तो ये सब लोग जो हैं, ये जो भी मेरे ऑर्डर हैं उनको ठीक तरीके से फॉलो करवाएं। तो 3 अधिकारियों के नाम और 1 ब्राह्मण के बारे में बात आती है। फिर इसके बाद 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1 हमने क्या बोला? एनिमल स्लॉटर। उसके बाद दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट है और तीसरा क्या है? ब्राह्मण हो गया। फिर इसके बाद 4th पॉइंट रहेगा कि 4th पॉइंट में जो भेरी घोष है, यानी कि जो वॉर की पॉलिसी है, उसको छोड़ते हैं और धम्म घोष यानी कि जो धर्म की नीति है उसको अपनाते हैं।
इसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो है, इसमें धम्म महामात्र की बात की गई है। पॉइंट नंबर 5 में धम्म महामात्र की बात की गई है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 6 जो है, पॉइंट नंबर 6 में अशोक कहते हैं कि मैं किसी भी कंडीशन में रहूं, चाहे मैं खा रहा हूं, चाहे मैं अपने इनर अपार्टमेंट में हूं, चाहे मैं पालकी में जा रहा हूं, कहीं भी किसी भी समय यदि कुछ जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें यदि कोई समस्या आती है तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म किया जाए। तो इन्फॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन किस में दिया जा रहा है? पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? पॉइंट नंबर 7 में कहा जा रहा है कि हर संप्रदाय के लोग हर जगह बसने चाहिए। मतलब वो ये कहते हैं कि किसी को भी दूसरे संप्रदाय वाले से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इनका कहना है कि देखिए सेल्फ कंट्रोल और प्योरिटी ऑफ माइंड होगी तो ऐसा किया जा सकता है। और इनका मानना है कि देखिए किसी भी मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, उसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? पॉइंट नंबर 8 में धम्म यात्रा के बारे में कहा जा रहा है। इसमें कहते हैं अशोक, इसमें लिखवाया गया है कि पहले अशोक यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाने के पहले अशोक हंटिंग किया करते थे। पहले जब टूर पे निकला करते थे, पहले जब यात्रा पर निकलते थे तो जानवरों का शिकार किया करते थे। लेकिन जब से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है तो अब वो केवल धर्म के लिए यात्रा करते हैं। अब वो केवल लोगों को उनको नैतिकता से जीवन बिताने की सलाह देते हैं। पॉइंट नंबर 9 जो है, इसको सेरेमनीज मैंने बनाया हुआ कीवर्ड। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई जो पुरुष लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे फालतू के उत्सव किया करते हैं, जैसे शादी करना, बेटे या बेटी की शादी करना, या बच्चे के जन्म होने पर उत्सव करना, या और भी कोई जब कोई यात्रा शुरू करते हैं तब। तो उनका कहना है कि ये सब जो है ना, इसमें जो उनकी माताएं और महिलाएं हैं उनको इसमें समस्या होती है। तो इसलिए ऐसी सब सेरेमनीज को, और बाकी इसमें जानवरों की भी हत्या होती है, तो ऐसी सेरेमनीज को इसका कोई अच्छा फल नहीं मिलता है। अच्छा फल तो केवल नैतिक जो नैतिक बातें हैं उनका पालन करने में है। तो ये बात इसमें कही गई है। पॉइंट नंबर 10 में कहते हैं कि फेम और ग्लोरी में कुछ नहीं रखा है, इसके पीछे मत भागो। पॉइंट नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि देखिए ग्लोरी और फेम जो है, इसको आप इसके चक्कर में ना पड़िए, आप केवल नैतिकता से अपना जीवन बिताएं। पॉइंट नंबर 11 में धम्मा के बारे में बताते हैं। ये इनका कहना है, ये कह रहे हैं कि देखिए सभी को जो अपने नौकर हैं, गुलाम हैं, उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, दोस्तों के प्रति उदार बनना चाहिए, और जो ब्राह्मण हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये सब बताते हैं धम्म के बारे में। पॉइंट नंबर 12 में ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए, मोरालिटी के लिए महिला महामात्र की बात इन्होंने यहाँ पे की है। और इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो सभी संप्रदाय वाले हैं वो एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे का सम्मान करें। तो इसमें ये भी बात की गई है, टॉलरेंस की भी बात की गई है। पॉइंट नंबर जो 13 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 में ही ये बात की गई है कि भाई जो ये युद्ध हुआ था, इसमें 8 साल बाद, इसमें ये बात आती है कि 8 साल बाद जो उनका राज्याभिषेक हुआ था उसके 8 साल बाद युद्ध हुआ था, और उसमें लगभग 50,000 लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख लोग मारे गए और कई गुना नष्ट हो गए। तो अब जो अशोक हैं वो धर्म का पालन कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, उसको बहुत उनको पश्चाताप है, और उनको लगता है कि लोगों की हत्या मृत्यु होती है, और जो माइग्रेशन होता है इससे लोगों को कष्ट होता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अशोक को ये भी लगता है कि जो ब्राह्मण और श्रमण लोग होते हैं इनको, और जो गृहस्थ लोग होते हैं इन लोगों को भी कष्ट हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चाहते हैं कि अब बिल्कुल भी इस प्रकार का दोबारा से कष्ट अशोक नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो अब जो भेरी घोष है उसको त्याग रहे हैं। तो भेरी घोष की बात तो मैंने अपने छोड़ दी, यहाँ पे यही बात बोली गई है कि अब उनके लिए धम्म विजय को ही श्रेष्ठ समझते हैं। भेरी घोष की बात नहीं है, धम्म विजय को ही वो श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसी बात लिखी हुई है। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में क्या कहते हैं, फॉल्ट। यहाँ पे कीवर्ड मैंने बना रखा है। फॉल्ट का यहाँ मतलब ये है कि अशोक का कहना है कि देखिए मैंने जो भी मेरे उपदेश थे, जो भी मेरे आदेश थे, मैंने सब कुछ लिखवा दिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ समस्या हो, कहीं कुछ जैसा मैंने कहा है वैसा ना लिखा जाए, तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, जिसने लिखा है इसमें उसका फॉल्ट है।
तो ये रहे 14 पॉइंट्स जो कि इसी सीक्वेंस में याद करना है। कीवर्ड हमने बनाया है स्लॉटर। तो इसमें और बात बताई गई है कि ऐसे कोई भी फेस्टिवल्स जिसमें कि एनिमल्स का किलिंग होता हो उसको बैन किया जाए। और इसमें ये भी बात बताई गई है, एक्सेप्टेंस यहाँ पे है, कि जो अशोक हैं पहले तो उनके किचन में काफ़ी सारे जानवर मारे जाते थे, लेकिन अब केवल 2 मोर और 1 हिरण केवल इनको मारा जाता है। हालांकि अशोक की इच्छा है, हालांकि अशोक ऐसा चाहते हैं कि ये जानवर भी ना मारे जाएं। अब देखिए, ये तो आपके लिए हो गया जो आपको नोट्स में लिखना है, और अब हम एज इट इज़ जो यहाँ पे स्टेटमेंट बताया गया है वो देख लेते हैं। तो ये एग्जैक्ट जो उसका जो बात लिखी गई है वो यहाँ पे है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये धर्मलिपि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखाई। और क्या लिखा रहे हैं कि यहाँ मेरे साम्राज्य में कोई जीव मारकर हवन न किया जाए। ठीक है, सेरेमनी इसकी बात हुई ना। फिर कह रहे हैं कि और ना ही समाज में आमोद प्रमोद वाला कोई उत्सव किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत दोष दिखाई देते हैं किसको, अशोक को। लेकिन इनका मानना है कि कुछ ऐसे भी उत्सव हो सकते हैं जो कि उनके मत में अच्छे उत्सव हैं, अच्छे लोग उसको मनाते हैं। फिर इसमें कह रहे हैं कि पहले पाकशाला यानी किचन में प्रतिदिन कई लाख प्राणी सूप के लिए मारे जाते थे, यानी सूप शायद बनता होगा, नॉनवेज सूप बनता होगा जिसमें जानवरों को मारा जाता होगा। लेकिन अब ये धर्मलिपि लिखाई जब गई है, यानी जब लिखवाया जा रहा है, तब 3 ही प्राणी, कौन, 2 मोर और 1 हिरण मारा जा रहा है। और उसमें भी मृग निश्चित नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी किसी दिन शायद हिरण को नहीं मारा जाता हो, केवल मोर से काम चला दिया जाता हो। तो ये 3 प्राणी भी बाद में नहीं मारे जाएंगे, ऐसा लिखवा रहे हैं अशोक। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट, और इसमें कीवर्ड आपको यही 2 बनाने हैं, एक स्लॉटर वाला और एक बैन वाला। और एक ये भी बनाया जा सकता है कि 2 मोर और 1 हिरण। तो इस तरीके से मैं पिंक कलर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो स्लॉटर हो जाएगा, एक बैन हो जाएगा, और इसके बाद 2 पीकॉक 1 डियर। ये हुई बात। अब इसके बाद दूसरे रॉक एडिक्ट की बात करते हैं। तो इसमें जैसा कि पहले बताया था, मेडिकल ट्रीटमेंट कीवर्ड है, और ये किसके लिए है, इंसानों के लिए है और जानवरों के लिए, दोनों के लिए है। और इसी में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी जिसमें कि श्रीलंका और तिरुनेलवेली साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में आता है, और ग्रीक किंग जो एंटियोकस सेकेंड है, उनकी बात भी की गई है। अब जो एज इट इज स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्य में सब जगह और सीमावर्ती राज्य, अब कौन कौन से हैं, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र। देखिए, सत्यपुत्र का लोकेशन एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ ये केरल के आसपास है, और केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका तक, और एंथियोग यवन राज यानी वही एंटियोकस सेकेंड के जो पड़ोसी राजा हैं, उन सबके राज्य में देवताओं के प्रिय प्रदर्शी राजा ने 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया है। किसके किसके लिए, मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मनुष्यों और पशुओं के लिए जहाँ जहाँ औषधियाँ नहीं थी वहाँ वहाँ लाई गई और रोपी गई। इसी प्रकार जहाँ मूल और फल नहीं थे वहाँ लाए गए और रोपे गए, और मार्गों पर मनुष्यों और पशुओं के लिए कुएं खुदवाए गए और वृक्ष लगवाए गए। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे रीड किया, ये एज इट इज़ जो उनका स्टेटमेंट है वो है। आप नोट्स में केवल इतना लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 3 में। तो इसको हम एज इट इज़ वाली जो लाइन्स है वो यहाँ पे नहीं ऐड किए हैं। तो इसमें जैसा कि पहले बताया था, ब्राह्मण कीवर्ड है, इनके लिए उदारता रखने की बात की गई है, और 3 अधिकारियों के भी इसमें नाम आया है, और युक्त, प्रादेशिक और राजुक। और इनको बोला गया है कि हर 5 साल में विजिट करें और देखें कि जो अशोक की धम्म पॉलिसी है उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 4 में भेरी घोष जो वॉर का पॉलिसी है इसको छोड़ दिया गया है, और अब किसको अपना लिया गया है, धम्म घोष को।
फिर उसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि जो गुलाम हैं उनके लिए भी उदारता रखनी है। और इसमें कहा जा रहा है कि ये कीवर्ड इसको आप बना सकते हैं, एवरी ह्यूमन इज़ माई चाइल्ड। और इसमें धम्म महामात्र के अपॉइंटमेंट की भी बात की गई है। तो 3 बातें हो गई इसमें, तो ये आपके नोट्स में रहेगा। फिर इसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 6 में देख लेते हैं। ये वही रॉक एडिक्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें हर कंडीशन में, हम कहीं भी रहें कैसे भी रहें, हमें सूचना मिलनी चाहिए। जो हमने आदेश दिए हैं उनके पालन करने में यदि कहीं समस्या आ रही है, कोई विवाद आ रहा है, तो हमें रिपोर्ट किया जाए। तो ये देखिए कह रहे मैं कहीं भी रहूँ, खाना खा रहा हूँ, हरम में हूँ या फिर इनर अपार्टमेंट में हूँ, काउपेन में हूँ या फिर पालकी में कहीं जा रहा हूँ, पार्क में हूँ, कहीं भी मुझे इन्फॉर्म करना है। और महामात्र के लिए यानी कि काउंसिल में भी अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए भी इनको इन्फॉर्म करने के लिए सिमिलरली उसी तरीके से बोला गया है। अब इसके बाद तो इसमें यहाँ केवल मैं कहूँगा कि ये वाला पॉइंट नोट्स में रखना है। फिर इसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 7 क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कीवर्ड नोट्स के लिए इतना है, ये नोट्स के लिए ये वाला पॉइंट टॉलरेंस है कीवर्ड, और सभी रिलीजन्स के रेस्पेक्ट की बात की जा रही है। तो इसमें एज इट इज़ जो इन्होंने बोला है उसका एक पार्ट है। ये कहते हैं कि देवनागरी प्रियदर्शी डिज़ायर करते हैं कि सभी सेक्ट्स, सभी संप्रदाय हर जगह पे रिसाइड करें। और ऐसा कब हो पाएगा, जब जो संप्रदाय हैं उनके लोगों में सेल्फ कंट्रोल हो और प्योरिटी ऑफ माइंड हो। कहते हैं कि इंसान जो है वो बहुत सारी इच्छाएं रखता है लेकिन सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इतनी बात इसमें नोट्स के लिए ये वाला पॉइंट रहेगा, फर्स्ट वाला। फिर इसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 7 है, 8 है। तो इसमें ये अपनी जो धम्म यात्रा है उसके बारे में बताते हैं कि कैसे पहले जब बौद्ध धर्म में नहीं आए थे तो कैसे वो अपने प्लेजर के लिए यात्राएं किया करते थे, जिसमें हंटिंग हुआ करती थी, जानवरों को मारा जाता था। लेकिन अब जबकि वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हो चुके हैं तो उनकी अब धर्म यात्रा शुरू हो गई है, और जिसमें वो बौद्ध धर्म की जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो लोगों को देते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोध गया और बोधि जो ट्री है उसका विजिट किया है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई। तो नोट्स के लिए पॉइंट हमारा यही रहेगा। फिर इसके बाद 9 में देख लेते हैं। तो 9 में इन्होंने कहा है कि भाई जितने भी फालतू के आप उत्सव मनाते हैं जिससे कि महिलाओं को कष्ट होता है, उन सभी उत्सवों को बंद किया जाए, और जो नैतिक पालन करने वाली जो चीज़ें हैं उनको स्टार्ट किया जाए। 10 में कह रहे हैं कि देखिए फेम और ग्लोरी जो है ये इसका कोई अर्थ नहीं है, और इन्होंने जो धम्म है उसके पालन पे जोर दिया है। और इसके अलावा 11 जो है इसमें कहा गया है धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो देखिए ये एज इट इज़ लाइन है जो कि हमको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल इतना लिखेंगे। और फिर भी जो एज इट इज़ लाइन है, मूल जो उनका अभिलेख है उसमें क्या बात लिखी हुई है, तो पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें केवल इतना जितने को हाईलाइट किया गया है। प्रॉपर बिहेवियर टूवर्ड्स सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज़, रिस्पेक्ट फॉर मदर एंड फादर, generosity of to friends, companions, relations, brahmans and ascetics, and not killing living beings। तो देखिए कई बातें यहाँ पे बोल दी गई। जो नौकर हैं उनके लिए बात बोली गई है, कर्मचारियों के लिए बात बोली जा रही है, और माता पिता की सेवा की बात की जा रही है, दोस्तों के लिए उदार बनने की बात की जा रही है। इसके अलावा ब्राह्मणों की और जो सन्यासी हैं उनके लिए सम्मान की बात की जा रही है, और ये भी बोला जा रहा है कि किसी भी जीव की हत्या ना की जाए। तो ये रहा धम्म का इनका जो व्याख्या है। इसके बाद 12 में देखते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि जो जितने भी अलग अलग तरीके के संप्रदाय हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इसमें इन्होंने बताया कि भाई कोई भी एक संप्रदाय वाला व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति की निंदा ना करे, और अपने संप्रदाय की बहुत ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई करने के बजाय उसको ये करना चाहिए कि अपने संप्रदाय में जो बातें बताई गई हैं उसका पालन करे, ना कि उसको प्रचारित बहुत सारा करे। उसका पालन करने में ज़्यादा फायदा है। कुल मिला के
सर्वधर्म समभाव की बात इसमें की गई है और महामात्र, महिला महामात्र की भी इसमें बात की गई है। फिर उसके बाद जो 13 है ये है काफ़ी लंबा और इसमें इन्होंने कलिंग के विक्ट्री के ऊपर बात की है और किस तरीके से इसमें लोगों की हत्याएं हुई, कई लोग पलायन कर गए, लोगों को किस तरह से कष्ट हुआ और उसके बाद ये सब होने के बाद अशोक को जब बौद्ध धर्म की बातें समझ में आई तो उनको खुद को भी बहुत पश्चाताप हुआ। ये सब बातें 13 में आती हैं और इसमें कुछ जो राजा हैं और कुछ क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनकी भी बात आती है, जैसे कि एंटियोकस, टॉलेमी, एंटीगोनस, मगाज, अलेक्जेंडर, चोलाज, पांड्याज, इन सब की बातें आती हैं। कंबोज और नाभग, भोज और आंध्र, इन सब का भी नाम आता है। तो कीवर्ड्स में हम कलिंग वाली बात को लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 14 है जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए सब कुछ मैंने लिखवाया, जहाँ कहीं भी मुझे अपनी बातें रखवानी थी वो सब रखवा दी है, लेकिन इसके बाद भी यदि कहीं कुछ मिस्टेक होती है तो वो मेरी मिस्टेक नहीं है बल्कि वो किसकी है, राइटर की। तो लास्ट में इन्होंने कह दिया कि देखिए कहीं कुछ भूल चूक हो जाए तो उसमें किसकी गलती मानी जाएगी, लिखने वाले की। तो ये थे सारे एडिक्ट